हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ द स्टेटस ऑफ ओनिकोफोर्स। ठीक है, तो ओनिकोफोरा जो है हमारा, उसका क्या स्टेटस है, वो किसका कनेक्टिंग लिंक है, उसका किस किस के साथ एफिनिटीज़ हैं, तो ये सब हमारा आज के लेक्चर में होगा। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आपने नहीं देखे तो वो देखिए। पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। वो हेडिंग डालो, ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा, ठीक है, या स्टेटस ऑफ ओनिकोफोरा। तो आज ओनिकोफोरा के बारे में पढ़ लेते हैं, इसका देख लेते हैं क्या स्टेटस है, ये मज़े में है कि परेशान है। ओके, सो ओनिकोफोर्स जो होते हैं आपके, जो ऑर्गेनिज्म ओनिकोफोरा फाइलम में आते हैं, असल में ये एक सेपरेट फाइलम है। पहले इसको क्या करा था, पहले इसको एनालिड्स के बीच में रख दिया। कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको एनालिड्स में डाल दिया, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो एनालिड्स से भी मिलते हैं और वो आर्थ्रोपोड से मिलते हैं। फिर कुछ ने इसको आर्थ्रोपोड में डाल दिया, लेकिन फिर लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि नहीं यार, ना तो ये एनालिड है ना तो ये आर्थ्रोपोड है। दिस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक है, तो इसलिए इसको सेपरेट फाइलम में डाल दिया। ज़्यादा स्पीशीज़ भी नहीं है, 100-110 के आसपास इसकी स्पीशीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें जो हम पढ़ेंगे वो पेरीपेटस है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या क्या करने जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो हम 2-3 लाइन तो शुरू में इंट्रो ओपनिंग लाइन लिखेंगे, उसके बाद फिर पेरीपेटस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पेरीपेटस जो है वो आपकी एक ओनिकोफोर है, तो पेरीपेटस को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा डिटेल में पढ़ के एंड देन हम उसको फिर कंक्लूड करेंगे एफिनिटीज़ के साथ। ठीक है, मतलब एफिनिटीज़ विद एनालिड्स, क्योंकि एनालिड्स से भी मिलता है, और एफिनिटीज़ विद द आर्थ्रोपोड्स। तो इस तरह से हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्या करने जा रहे हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ओनिकोफोर्स। तो ओनिको वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ओनिकोफोर्स ये आपका बना है ओनिकिस से। ओनिकिस का मतलब होता है क्लॉज। जो क्लॉज होता है ना वो। और फोरा यहाँ ये आया आपका फेरिन से। फेरिन का मतलब होता है टू कैरी या बियरर। ठीक है, टू कैरी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोज बियरर एनिमल। क्लोज मतलब क्लॉ, पंजा जो होता है, क्लॉ। तो इनके पास 2 क्लॉ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको ओनिकोफोर बोलते हैं। समझ में आ गया, वर्ड को हमने तोड़ लिया पहले। और इनका कॉमन नेम जो होता है, इनको वेलवेट वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वेलवेट कलर के ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए हम इनको वेलवेट वॉर्म बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ओके, तो यही जो 2-3 पॉइंट मैंने बोले आपको वो लिख लो। तो पहला पॉइंट लिखो, सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड वेलवेट वॉर्म, है ना। और अराउंड 110 की स्पीशीज़ है इनके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पेरीपेटस। अराउंड 110 स्पीशीज आर फाउंड, है ना। ऑफ देम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पेरीपेटस। देखा होगा आपने, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा उसकी। ठीक है, बनाऊंगा बेसिकली। तो पेरीपेटस उसको बोलते हैं। तो अब हम पेरीपेटस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो पेरीपेटस का मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा, मतलब मेरे हिसाब से बढ़िया सा होगा वो, बाकी आप लोग देख लेना। उसके बाद फिर मैं उसके जो जितने भी ऑर्गन, मतलब जितने भी सिस्टम उसके पास, वो सारे सिस्टम पढ़ाऊँगा और फिर एफिनिटीज़ के साथ उसको हम कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ओनिकोफोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो देखो भाई, क्या बेहतरीन डायग्राम बनाई मैंने, है ना, बढ़िया लग रही है ना। तो देखो, ये आपका हो गया पेरीपेटस। तो पेरीपेटस का अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर देखूँ तो इसकी बॉडी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसकी बॉडी को। ठीक है, एक हेड हो गया इसका, और एक पूरा का पूरा ट्रंक हो गया। नेक नहीं है इसके पास, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, अब जो हेड पार्ट है, इस हेड पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं इसके पास। तो हेड पे देखो सबसे पहले तो ये एंटीना है। ठीक है, तो इसको प्री एंटीना या एंटीना कुछ भी बोल लो। तो अ पेयर ऑफ प्री एंटीना। ठीक है, 2 है तो ए पेयर हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अ पेयर ऑफ एंटीना
और क्या है, एक आँख है, आई। आई आई जो होती है ना वो इसकी सिंपल होती है। दो तरह के आई होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो हम पढ़ेंगे आगे जब इंसेक्ट्स में तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अभी इसकी जो आई है वो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद तो तीसरा है इसमें ओरल पैपिला। ओरल पैपिला भी है इसके पास, ओरल पैपिले, ठीक है। तो ओरल पैपिले भी है, मतलब एक पेयर ओरल पैपिला का भी है। तो ओरल पैपिले जो होते हैं उनका काम क्या होता है, तो ओरल पैपिले में से ना एक स्टिकी मटेरियल सिक्रेट होता है। स्टिकी मटेरियल ये लोग सिक्रेट करते हैं, जो पैपिले हैं। ओरल पैपिले मतलब माउथ के पास, तो ये माउथ है, इसी के पास आपके ओरल पैपिले है। तो स्टिकी मटेरियल सिक्रेट करते हैं, और ये स्टिकी मटेरियल जो होता है ये इसका जो फूड होता है, मतलब मान लो इसको इसका प्रे जो है, इसका जो प्रे है उसको एंटेंगल कर देता है, मतलब इसको फंसा देता है। मान लो एक प्रे है, तो इसके अराउंड ये क्या होगा, एक स्टिकी मटेरियल सिक्रेट कर देगा, ये इसी में फंस जाएगा, फिर ये इसको खा लेगा, ठीक है। और जो मुंह है, माउथ जो है, इसके माउथ में इसके दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ है, बाइटिंग भी है और च्यूइंग भी है। मतलब ये बाइट भी कर सकता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ, ठीक है भाई। तो ये आपकी इसके हेड में जो जो चीज़ें थी मैंने बता दी। तो एक तो पेयर ऑफ एंटीना हो गया, एक आई पेयर हो गया आपका। उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, ओरल पैपिला, एक पेयर ओरल पैपिला का हो गया, है ना। और ओरल पैपिला का काम क्या है बता दिया। और फिर उसके बाद माउथ किस टाइप का है ये मैंने बता दिया, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखो, अब जो ट्रंक है, जैसे मतलब इसकी पूरी बॉडी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट वैसे बताता हूं जनरल। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये ना बहुत ही एक तरह का रेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 110 स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। और नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल मतलब ये रात में निकलता है, दिन में नहीं निकलता है, ठीक है। और मेनली रहता है डैम्प एरिया जो होते हैं उन सब जगह पे रहता है। तो मैं लिख देता हूँ, आप लिख लो चाहता, अ रेयर नॉक्टर्नल प्रीडेटरी एनिमल, प्रीडेटरी है, ठीक है, प्रीडेशन पे जिंदा रहता है। अ रेयर नॉक्टर्नल प्रीडेटरी एनिमल, प्रीडेटरी एनिमल, ओके। और कहाँ रहता है ये, मैंने आपको बताया ये अभी डैम्प एरिया में रहता है, या तो जो पत्तियाँ होती है ना, लीफ लिटर के नीचे रहता है, ठीक है। और आपका जो डेबरी है वहाँ पे रह सकता है, प्लांट डेबरी है उसके आसपास रह सकता है। लेकिन ब्राइटनेस को अवॉइड करता है। ब्राइटनेस को क्यों अवॉइड करता है, मतलब धूप को क्यों अवॉइड करता है। तो मैं आपको ये जो ट्यूबरकल देख रहा ना आप, इसकी बॉडी पे मैंने ट्यूबरकल बना, अच्छा पहले डायग्राम में भी तो बता दूँ, ये एंटीना, ओरल पैपिला, माउथ, आई, ग्रूव्स मतलब ये जो सेगमेंटेशन है, जैसे सेगमेंटेशन ये ट्रू नहीं है, सिर्फ बॉडी सर्फेस पे है, अंदर तक नहीं है, तो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, फॉल्स सेगमेंटेशन है। फिर इसके पास ये अपेंडेजेस हैं, ट्रंक अपेंडेजेस या लेग इसके जो हैं ऐसे, ठीक है, दोनों साइड हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं। और इसमें एक पेयर में जो होते हैं क्लॉज होते हैं, है ना, क्लॉज जो मैंने आपको बोला। उसके बाद इसकी पूरी बॉडी सरफेस में ना ट्यूबरकल्स होते हैं। ट्यूबरकल्स क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखना कि जो ट्यूबरकल होते हैं ये एयर ब्रीदिंग में, मतलब डायरेक्ट एयर आती है और बॉडी एक्सचेंज, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ब्लड ऐसी तैरता रहता है, ब्लड वेसल्स तो है नहीं, हीमोसील टाइप है, तो डायरेक्ट एयर आएगी और डायरेक्ट डिफ्यूजन से एक्सचेंज होकर वापस निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में भी ऐसी होता है, बट कॉकरोच के पास एक फ़ायदे की चीज़ होती है कि जो इसका जो कवरिंग होती है ना ट्यूबरकल की, उसको बोलते हैं स्पायरेकल। क्या बोलते हैं, स्पायरेकल, आगे मैं बताऊंगा। तो जो स्पायरेकल होता है ये इसकी कवरिंग होता है ट्यूबरकल की। लेकिन ये जो स्पायरेकल होता है ना, इसमें कोई क्लोजिंग के लिए कुछ नहीं होता, मतलब ये हमेशा खुले रहते हैं। तो अगर ये हमेशा खुले रहेंगे तो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इसके इन पोर से जो है वाटर लॉस होने लग जाएगा। तो वाटर लॉस होने लग जाएगा तो इसका नुकसान हो जाएगा ना फिर। तो इस वजह से ये दिन में नहीं निकलता है, इस वजह से ये रात में ही निकलता है, इस वजह से दैट इज़ नॉक्टर्नल एनिमल। समझ गए ना मेरी बात जो मैंने आपको बोला, ठीक है। अब लिखो, लिव्स इन डैम्प प्लेसेस, ठीक है, डैम्प प्लेसेस लाइक अंडर लीफ लिटर एंड प्लांट डेब्रिस, ठीक है। एंड अवॉइड्स ब्राइटनेस को अवॉइड करता है। और बॉडी कैसी दिख रही है इसकी, एक सेगमेंटेड कैटरपिलर जो होता है ना, कैटरपिलर आपने देखा होगा, बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है उसी की तरह इसकी बॉडी है। तो बॉडी इज़ सॉफ्ट इलोंगेटेड, क्योंकि कोई कवरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सॉफ्ट है, इलोंगेटेड है, अनसेगमेंटेड है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, अनसेगमेंटेड है, मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन है। और उसके बाद इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे ट्यूबरकल्स हैं जो आपके इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स और बैंड्स है ना। और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर भी है। बस यही सब आपको लिखना 2-3 पॉइंट के फॉर्म में। तो लिखो फटाफट, अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया कि बॉडी इज सॉफ्ट इलोंगेटेड अनसेगमेंटेड कैटरपिलर लाइक।
ओके, एंड न्यूमरस सुपरफिशियल लाइंस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये सुपरफिशियल लाइंस क्या, मैंने ग्रूव्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, दैट डू नॉट एक्सटेंड टू द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, अंदर तक नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर है। देन बॉडी कवर्ड विद लार्ज एंड स्मॉल ट्यूबरकल्स अरेंज इन रिंग एंड बैंड्स एंड अ लेयर ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल की एक लेयर भी है। तो ये हो गया मैंने जनरल फीचर्स। अब इसके बाद इसके लेग की बात करते हैं। इसका जो पैर है लेग, तो इसका जो लेग होता है ना, वो एक मतलब जैसे मैंने अभी आपको अपेंडेजेस जो है वो ऐसे कुछ करके मैंने बनाया। ठीक है, तो ये एक होलो होते हैं और प्रोट्रूबरेंस होती है। प्रोट्रूबरेंस मतलब जो बॉडी सरफेस से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, और इनके चारों तरफ ना कॉनिकल पैपिला होते हैं। कॉनिकल पैपिला जैसे हमारी टंग पे होता है ना कॉनिकल पैपिला, वैसे ही होते हैं। और कुछ जो इसके लेग्स हैं उसके पास मैंने आपको बताया कि क्लॉज होते हैं। ठीक है, और ये क्लॉज जो होते हैं वो यहाँ पे ना ऐसे इसके लेग में, इसका लेग का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो ऐसे कुछ करके, और यहाँ पे ना फिर ऐसे स्पिनीफेरस ट्यूब्यूल वो होते हैं, स्पिनीफेरस पैड होती है, इस पैड से अटैच होता है क्लॉ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, ये आपकी होलो प्रोट्रूबरेंस हो गई है। ठीक है, ये तो ये इसमें देखो कॉनिकल पैपिले दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, तो ये कॉनिकल पैपिले से पूरा का पूरा कवर है, तो ये आपकी एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं स्पिनीफेरस पैड्स, इसी को हम बोलते हैं। 3 से 6 होती हैं ये नंबर में, तो 3 से 6 स्पिनीफेरस पैड्स होती हैं, और इस स्पिनीफेरस पैड से आपका क्लॉ अटैच होता है। तो ये देखो क्लॉ है ना, ये क्लॉ दिख रहा है ना आपको, एक मिनट मैं इसको, ठीक है, ये क्लॉ, तो इसकी बात कर रहा था मैं, समझ में आ गया ना। तो ये ऐसे अटैच्ड है, ये मतलब आप समझ लो ऊपर वाला पैर है, तो इसमें ये होलो प्रोट्रूबरेंस हो गई, फिर उसके बाद स्पिनीफेरस पैड्स आ गई, एंड देन उसके बाद आपका ये क्लॉ इस पे अटैच्ड है। ओके, चलो अब इसी को लिख लेते हैं। और इनका जो लोकोमोशन होता है, जब ये चलते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं, मतलब जो एंटीरियर बॉडी होती है, पोस्टीरियर बॉडी जो होती है, पेरिस्टाल्सिस शो करते हैं। तो ये सब चीज़ें लिख लो कि जो लेग है इसका, लेग इज़ अ होलो प्रोट्यूबरेंस from the body covered with conical papilla okay, and फिर लिख लो it has a claw bearing foot, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, it has a claw bearing foot, ठीक है, that is attached to the leg, that is attached to a leg, लेग से कैसे अटैच्ड है, बाय ये 3 से 6 स्पिनी फेरस पैड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और लोकोमोशन कैसे हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक में, तो लोकोमोशन बाय पेरिस्टाल्टिक waves from anterior to posterior end। ठीक है, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऐसे जैसे पेरिस्टाल्सिस होती है ना, वैसे ही इनका मूवमेंट होता है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हो गए। अब मैं इनका एक सिस्टम बताता हूँ तुम्हें कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी कैसा होता है, सर्कुलेटरी कैसा होता है। तो कुछ चीज़ें तो पता हो गई कि सर्कुलेटरी में ओपन है, हीमोसील है, कोई मतलब ब्लड वेसल वगैरह नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। रेस्पिरेटरी में मैंने बता दिया ट्यूबरकल से डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, और डाइजेस्टिव में माउथ से लेके एनस तक, डाइजेस्टिव बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो वही देखो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने लिखा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बताता हूँ सबसे पहले। सो मैंने लिखा पेरिपेटस इस अ कार्निवोर, हम पीछे देख चुके हैं, और जो कि स्नेल्स और इंसेक्ट्स को खाता है, मतलब इन्हीं के ऊपर जिंदा रहता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को खाता है। ठीक है, और इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज़ ए लाइक स्ट्रेट ट्यूब विच इज़ सिमिलर टू द पॉलीचीट। जो एनालीड्स होते हैं ना, उसमें भी ऐसी माउथ टू एनस जो होती है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ट्यूब होती है। ओके, और इसके अलावा इसके पास ये जो देख रहे हो, ये सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, तो ये अ पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होता है जो आपकी, जिनकी ओपनिंग फेरिंग्स में, यहाँ पे आपका फेरिंग्स है तो इसमें इसकी ओपनिंग होती है, और इसका जो सलाइवा होता है, इसके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, जो ब्रेक डाउन में हेल्प करता है फूड की। सो वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ओपन्स इनटू फेरिंग्स एंड सलाइवा कंटेन्स द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ओके, तो ये मैंने उसका थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। ये आपके एंटीना है, ये इसका माउथ है, माउथ से इसने खाना लिया और फेरिंग्स में भेजा, फेरिंग में सेलेवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन डाल रहे हैं ऐसे, और फिर ये एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ जितना भी डाइजेशन होना बीच में, और फिर वो एनस से जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से
मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बताता हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, दीज आर एयर ब्रीदिंग एनिमल, है ना, एयर ब्रीथ करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, लाइक इंसेक्ट्स, एयर ब्रीदिंग एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, है ना। तो एयर ब्रीथ करते हैं डायरेक्टली जैसे इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। एंड दे हैव पेयर्ड स्पाइरेकल्स ऑन लेटरल साइड ऑफ द थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में ना, जैसे देखो क्या होता है, जैसे वो जो आपने पीछे डायग्राम में देखा था ना, जो मैंने होल बनाए थे ट्यूबरकल, तो वो कैसे है, देखो ये आपका ट्यूबरकल है, तो इसका जो लेटरल साइड है यहाँ पर स्पाइरेकल की बाउंड्री होती है एक तरह से, ठीक है। तो स्पाइरेकल जो होगा, पेयर्ड स्पाइरेकल होंगे, और फिर इससे जब आप अंदर, जैसे एयर इससे एंटर करेगी, और फिर जब वो एंटर करेगी तो फिर वो ट्रैकिया में पहुंच जाती है। तो मैं यहाँ पे ट्रैकिया बना देता हूँ, तो ये कुछ आपका ट्रैकिया बन गया, ठीक है। सो दिस इज ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया से क्या होगा, छोटे छोटे ट्रैक्यूल्स निकले हुए होंगे, तो उन ट्रैक्यूल्स में फिर वो एयर जो है वो ऐसे, सो दीज आर ट्रैक्यूल्स, ओके। तो ऐसे एयर जाएगी और फिर वापस डिफ्यूजन से अपना वापस से निकल जाएगी, ठीक है। सो ये आपका रेस्पिरेटरी हो गया। उसके बाद अगर सर्कुलेटरी की अगर हम बात करें, तो दिस इज स्पाइरेकल, लेबलिंग भी कर देते हैं, स्पाइरेकल, और दिस इज ट्रैकिया, ये मैंने लिख दिया। तो स्पाइरेकल क्या है, एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं माइन्यूट ओपनिंग, बट इट इज़ नॉट कवर्ड, है ना, मतलब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कुछ नहीं है, तो ये हमेशा ओपन रहती है। तो हमेशा ओपन रहेगी, इसकी वजह से इन जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वाटर लॉस होगा, ठीक है, इसलिए रात को निकलते हैं। फिर यहाँ से ट्रैकिया से होते हुए ट्रैक्यूल्स तक पहुँचेंगे, जैसे हमारे अंदर एल्वियोलाई है वैसे इनके अंदर ट्रैक्यूल्स है, और ये फिर अपना जो ये साइनसेस क्रिएट करते हैं बॉडी में जगह जगह, और फिर वहीं से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें, तो सर्कुलेट थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें तो ओपन टाइप है, मतलब पूरी बॉडी में, जो ये पूरी बॉडी है इसमें पूरी बॉडी में हीमोसील भरा हुआ है ना। तो पूरी बॉडी में हीमोसील भरा हुआ है, तो जैसे कॉकरोच में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। तो डायरेक्ट गैसेज एक्सचेंज हो जाएंगी, एंड दे हैव लाइकेन एंड साइनसिस एंड अ लॉन्ग डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट, और डोर्सल साइड में इनका एक हार्ट भी होता है, ठीक है। और उस हार्ट में ओस्टिया होते हैं, ओपनिंग होती है हीमोसील के आने जाने के लिए। लेकिन इसके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ब्लड है वो, उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो वाइट कलर का हो गया आपका, ओके। सो दिस इज डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी। अब मैं इसके बाद आपको एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, बाकी जो बचे हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, मैंने एक्सक्रीटरी लिख दिया, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं उनको नेफ्रीडिया बोलते हैं यहाँ पे, ओके, नेफ्रीडिया। और वो अरेंज होते हैं सेगमेंट, हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया होगा। जैसे ये देखो मैंने डायग्राम में बनाया, ये जो जैसे मान लो ये तो नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन है, ब्रेन से आपकी 2 वेंट्रल कॉर्ड निकल रही हैं। तो इन वेंट्रल कॉर्ड के ना बिल्कुल लेटरल साइड में हर सेगमेंट में एक एक आपका नेफ्रीडिया होगा, इधर भी इधर भी। तो एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया इन एवरी दिस सेगमेंट, ठीक है। जो वर्चुअल है, मतलब बेसिकली अंदर तक सेगमेंट नहीं है, बट वैसे ही हर सेगमेंट में आपका एक नेफ्रीडिया का पेयर मिलेगा आपको, ओके। तो दे हैव नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो हैव कोक्सल ग्लैंड। तो कॉक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं आपके। ये आपके लेग्स के जो वेंट्रल सरफेस होती है ना, वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गए। अब नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो दे हैव बाइलोब सेरिब्रल गैंग्लियन ऑन डोर्सल साइड ऑफ फेरिंग्स। तो इसके नीचे फेरिंग्स था, तो फेरिंग्स वेंट्रल साइड हो जाता है, और ये जो डोर्सल साइड अगर उसकी देखोगे आप, तो यहाँ पर आपका ये होता है सेरिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। सेरिब्रल गैंग्लियन जो ब्रेन का पार्ट बनाता है, और इससे आपकी 2 नर्व कोड निकल रही हैं, ठीक है। तो 2 नर्व कोड रन्स ऑन वेंट्रोलेटरल, ठीक है। लेटरल साइड है और वेंट्रल साइड है, मतलब डोर्सली निकल के, जैसे मान लो ये डोर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है, तो यहाँ से निकल के ऐसे वेंट्रली रन करेंगी वो, ठीक है। तो वेंट्रली रन, वेंट्रोलेटरल साइड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में वो फैली हुई है, देखो पूरी बॉडी तक आ रही है। और ये जो नर्व कोड है ना, हर सेगमेंट पे कमीशर से जॉइंट होती हैं, मतलब जैसे मान लो ये पहला सेगमेंट है तो यहाँ भी जॉइंटेड होंगी, यहाँ भी जॉइंटेड, यहाँ भी, तो ऐसा मतलब एक दूसरे से। सो दीज नर्व कोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ट्रांसवर्स कमीशर्स एट रेगुलर इंटरवल, ओके, रेगुलर इंटरवल पे जॉइंटेड होती हैं। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी समझ में आ गया, उसके बाद आपका नर्वस समझ में आ गया। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको सेंसरी और बता देता हूँ। तो सेंसरी के लिए क्या है इसके पास, आपको बताइए, सेंसरी हम शुरू में ही देख चुके हैं, हेड देखा ना आपने। तो सेंसरी जितना भी है इसके पास हेड पे, मेनली हेड पे ही है। तो हेड में क्या आपका सिंपल आई है, एक पेयर ऑफ आई है और एक पेयर ऑफ एंटीना है। और पूरी बॉडी में आपके सेंसरी स्पाइंस हैं, जितने भी पैपिला हैं स्किन के ऊपर, वो उसमें आपके सेंसरी स्पाइंस भी हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके सेंसरी ऑर्गन का काम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो
सारे सिस्टम मैंने बता दिया। अच्छा, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बचता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बता रहा हूँ, तो फिर उसके बाद हम इसकी एफिनिटीज़ देखेंगे कि अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है इसका, इस टाइप का जो नर्वस सिस्टम होता है कि डोर्सल में आपका ब्रेन हो गया है ना, डोर्सल में सेरेब्रल गैंग्लियन हो गया और फिर वो वेंट्रोलेटरल मूव कर रहा है, तो ऐसा सिस्टम जो होता है ये मोलस्कस में देखने को मिलता है। तो ना ये एनालिड में देखने को मिल रहा है, ना ये आर्थ्रोपोड में देखने को मिल रहा है, ये आपका किस में देखने को मिलता है, उसमें मोलस्कस में। तो आप ये पॉइंट लिख लो कि दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ये जो हमने पढ़ा है, दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन molluscus and not in annelida और arthropoda। ठीक है, तो ना तो एनालिडा में है ना आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्कस में। तो मोलस्कस के साथ भी एफिनिटी दिखा दी इसने। एक दो पॉइंट है मोलस्कस के साथ, तो एक तो ये कि नर्वस सिस्टम ऐसा, और एक इसकी स्मग लाइक अपीयरेंस होती है। स्मग लाइक अपीयरेंस क्या होता है, जो मोलस्कस जिनमें शेल नहीं होती वो जब टेरेस्ट्रियल जगहों पर रहता है तो वो इन्हीं की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये दो एफिनिटी हो गई आपकी मोलस्कस के जैसी, बट इसमें ज़्यादा नहीं है, मेनली आर्थ्रोपोड और एनालिड्स के साथ ही एफिनिटी शो करता है। तो मैं आपको अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताता हूँ। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बता देता हूँ, फिर लिखते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल के पास अपना पर्टिकुलर पूरा सिस्टम है, जैसे टेस्टिस होंगी, वास डिफरेंस होगा, पूरा एक मतलब उसमें होगा। उसके बाद जो फीमेल होगी उसके बाद भी ओवरीज के पेयर होगा, ओविडक्ट होगा, है ना, तो उसका भी पूरा सिस्टम चलेगा। और इनमें क्या होगा कि मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से मेल जो होता है वो अपने गैमेट जो होता है वो फीमेल के अंदर डाल देता है, और फिर उसके बाद उसका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेवलप हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया उसका, इंटरनल हो गया। तो यही जो चीज़ मैंने आपको बोली है यही मैं लिख के देता हूँ आपको। तो लिखो ये आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बोल दिया सेक्सेस आर सेपरेट, पहली बात। तो अगर सेक्सेस सेपरेट होंगे तो एक मेल होगा एक फीमेल होगी, तो मेल है और एक फीमेल है। तो मेल की अगर हम बात करें तो मेल के पास क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस वास डिफरेंस। ठीक है, और ये जो वास डिफरेंस है, दिस ओपन्स इनटू जेनाइटल एट्रियम। ठीक है, डायरेक्टली जेनाइटल एट्रियम में खुलता है। और जो इसके स्पर्म होते हैं वो स्पर्मेटोफोर में पैक्ड होते हैं, है ना, और ये आपका जेनाइटल एट्रियम से अटैच होता है। और जब फीमेल के साथ ये कॉपुलेट करती है तो इसी जेनाइटल एट्रियम से जो स्पर्म होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे ये है ना आपका, यहाँ से अटैच होंगे तो जब कॉपुलेशन करेगा तो निकल जाएंगे। तो ये लिख लो कि मेल पैक their sperms in spermatophores which are, ये spermatophore की बात कर रहे हैं, which are attached on the genital atrium of female after copulation। ठीक है, तो पहले इसका खुद का जेनाइटल एट्रियम में ओपन हो रहे थे, तो जब फीमेल के साथ कॉपुलेट करेगा तो फिर ये फीमेल के पास चले जाएंगे। ओके, तो अब फीमेल की देखते हैं। तो फीमेल के पास क्या है, तो फीमेल के पास पेयर ऑफ ओवरीज है, सिलिएटेड ओविडक्ट है, और ये आपकी ओपन होती है यूट्रस में। ठीक है, और यूट्रस में ओपन होने के बाद ये आपका फिर जेनाइटल एट्रियम में खुल जाता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये ओवरी है। ठीक है, तो इससे ओविडक्ट जो है वो लेके निकलेगी। तो ओविडक्ट जब लेके निकलेगी तो ये ओपन करती है आपकी यूट्रस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूट्रस आता है और फिर ये यूट्रस जो होता है ये खुल जाता है आपका जेनाइटल एट्रियम में। ठीक है, तो यही आपको लिखना है कि लिखो कि सिलिएटेड ओविडक्ट, दिस ओविडक्ट opens into a large uterus that open into the genital atrium। ठीक है, और जो फीमेल होती है वो जब मेल का जो ये आपका स्पर्मेटोफोर पूरा आ जाता है इसके बाद, तो या तो ये उसमें एग ले करेगी, अपने एग ले करेगी, और इसमें मेल का जो स्पर्म है वो मिल के ऑर्गेनिज्म बनाएंगे।
तो या तो वो ऑर्गेनिज्म जो ये बनाएंगे या तो वो वीवी पेरस होगा, या तो वो मतलब या तो फिर वो एग की फॉर्म में बाहर निकाल देगी और वो बाद में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो फीमेल आर ईदर वीवी पेरस, मतलब या तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म देंगी या और ले शेल्ड एग्स, ठीक है। तो शेल्ड एग्स होंगे। तो ये हो गया आपका। और फर्टिलाइजेशन कैसा है इसमें? सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बस फटाफट से एफिनिटीज़ और देख लेते हैं इसकी। ओके, सो एफिनिटीज़, तो दो एफिनिटीज़ देखी। मोलस्कस की मैंने आपको बताई थी कि एक तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो, और स्मग लाइक अपीयरेंस, बस दो ही हैं। तो मेनली एफिनिटीज़ टू, पहले एनालिड्स देखते हैं कि एनालिड्स की तरह कैसे दिख सकता है। तो आप खुद बताओ, आपने इतना सारा पेरिपेडस पढ़ लिया, तो आप कोई भी एक एनालिड याद करो, या तो अर्थवॉर्म याद कर लो, या फिर आपने जो नीरीज़ होता है कनखजूरा, उसको देख लो, दिमाग में उसकी फ़ोटो रखो और फिर कंपेयर करो। देखो, तो मैं बोलता हूँ पहली वॉर्म लाइक अपीयरेंस है इसकी भी और उसकी भी, तो आप बोलोगे हाँ। दोनों की सरफेस पे क्यूटिकल है, तो आप बोलोगे हाँ। और दोनों की जो बॉडी वॉल है वो डर्मोमस्कुलर है। डर्मोमस्कुलर मतलब जो एपिडर्मिस और मसल्स से मिलके बनी थी उसको डर्मोमस्कुलर बोलते हैं। जब हम एनालिड्स पढ़ेंगे तो वो सब बातें वहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद जो आइज़ हैं वो आपकी सिंपल है, मैंने बोला था कंपाउंड आई नहीं है, क्योंकि कंपाउंड आई आपकी किसके पास होती है? इंसेक्ट्स वगैरह के पास होती है। और क्या बोल सकते हो कि जो इनके अपेंडेजेस है, जो इनके पैर हैं, वो आपके पैरापोडिया जैसे होता है ना उसमें नीरीज़ में, वैसी हैं वो भी, अनजॉइंटेड है, होलो हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, नेफ्रीडिया है इसके पास, उनके पास भी नेफ्रीडिया होता है। और इनका जो वो होता है, बस यही सब जो चीज़ें हैं यही आपको लिखनी है। तो फटाफट देखो, पहला लिख लो वॉर्म लाइक अपीयरेंस, और प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, बॉडी वॉल इज डर्मोमस्कुलर, मतलब एपिडर्मिस और मसल से मिलके बनी है बॉडी वॉल। फिर आईज आर सिंपल, तो इनमें भी सिंपल आई होती हैं। फिर उसके बाद अपेंडेजेस अनजॉइंटेड होंगे, होलो होंगे, और पैरापोडिया लाइक होंगे, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड नेफ्रीडिया इन एवरी सेगमेंट, ठीक है। हर सेगमेंट में एक नेफ्रीडिया है। उसके अलावा और क्या बोल सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ना उसमें सिलिया होता है। मैंने अभी बताया ना आपको, जो ओविडक्ट होता है वो सिलिएटेड होती है ताकि वो जो ओवा होता है उसको अपने आप ही पहुंचा दे। तो सिलिया आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और बस ये सब चीज़ें हो गई आपकी। सो दीज आर दी एफिनिटीज़ टू एनालिड्स। तो इसमें और एनालिड्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनको बोलते हैं एफिनिटीज़, ठीक है। और वैसे ही फिर आर्थ्रोपोड्स देख लो, एफिनिटीज़ विद आर्थ्रोपोड्स। अब मुझे बताओ, आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट्स वगैरह, तो उनको देखोगे तो क्या, जैसे उनके जो अपेंडेजेस होते हैं उनमें क्लॉ होते हैं, है ना, उनमें एंटीना प्रेजेंट होता है, जो मच्छर वगैरह हो गया या जितने भी आर्थ्रोपोड्स आप दिमाग में रखो, उनकी बॉडी में हीमोसील होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, है ना। और जो जॉज होते हैं उनके, वो जो उनके अपेंडेजेस होते हैं ना, वही मॉडिफाइड होकर जॉ बना देते हैं। तो इसके भी जो इसके जो जॉ हैं, मैक्सिल और मैंडिबल, वो मॉडिफाइड अपेंडेजेस ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या बोल सकते हो कि इसमें डायरेक्ट मतलब गैसेज एक्सचेंज हो रही है, रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है ना, तो डायरेक्ट हो रहा है। और जो जॉज हैं उनमें मसल्स होती हैं जो मूवमेंट में, जो च्यूइंग में और बाइटिंग में हेल्प करती हैं। तो वैसा आर्थ्रोपोड्स में भी होता है। और दोनों में जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, मतलब बिल्कुल तो नहीं बट सम वॉट सिमिलर होता है। तो ये सब लिख लो। पहले लिख लो अपेंडेजेस बियर क्लॉ, ठीक है। एंटीना आर प्रेजेंट, दोनों में एंटीना होता है। उसके बाद बॉडी कैविटी इज हीमोसील होती है।
और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जॉज आर मॉडिफाइड अपेंडेजेस, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लेटरल ओस्टिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, जैसे हार्ट में जो ओस्टिया होता है ना, वैसे इनके पास भी होता है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लेटरल ओस्टिया परफोरेटिंग द वॉल ऑफ हार्ट। तो हार्ट में जैसे ओस्टिया इनके पास है, वैसे ही हार्ट में ओस्टिया उनके पास भी होता है। और इसमें ये भी लिख लो कि जॉज जो होते हैं, ये मसल्स का सपोर्ट भी होता है इनका। जॉज आर प्रोवाइडेड विद स्ट्राइटेड मसल्स में जो स्ट्राइटेड वाली होती हैं वो। और रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया दिया कि रेस्पिरेशन इज थ्रू ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया से रेस्पिरेशन हो रहा है। और डेवलपमेंट मैंने बोला कि दोनों में लगभग सेम होता है। सो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ द ग्रुप्स, ओके। तो ये सिमिलरिटीज़ हैं, ये एफिनिटीज़ हैं आर्थ्रोपोड्स की। अगर आप एफिनिटीज़ विद मोलस्क भी लिखना चाहो तो एक तो वो लिख लेना कि नर्वस सिस्टम जो हमने वहाँ पे पढ़ा था वो मोलस्क में होता है, जो मैंने वहाँ पे पॉइंट लिखा था। और दूसरा स्मग लाइक अपीयरेंस होती है, बस वो होती है। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि जो पेरिपेटस है वो एक सेपरेट फाइलम है और वो कनेक्टिंग लिंक है आपका एनेलिड और आर्थ्रोपोड का, ठीक है। तो हमें स्टेटस अब पता चल चुका है कि स्टेटस क्या है। देन इसके बाद मैं आपको हेमिकोर्डेट का बताता हूँ कि हेमिकोर्डेट का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम हेमिकोर्डेट देखेंगे, ओके। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरा मोटिवेशन है। तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।